हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की पीवाईक्यू के रिलेट करके सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और इस पीवाईक्यू में पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार से हम मैथमेटिक्स के पूरी कॉन्सेप्ट को बताए थे और एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन छप गए थे। फिलहाल कि मैं आपको वहां पर बता रहा था कि भाई ये क्वेश्चन में अंक बदल दिए जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर ने सेम टू सेम वही के वही दे दिया। अब इस पीवाईक्यू में, इंग्लिश वाले पीवाईक्यू में देखेंगे हम लोग भी किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहले समझिए, आपसे 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें और 50 नंबर के आपके रहेंगे रिटन वाले में। और ध्यान दिए रहना, सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ध्यान दीजिए, आपको ये अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उस अनसीन पैसेज में आपको उत्तर ढूंढने हैं और आंसर ढूंढ के और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने हैं। ध्यान दीजिए, पहले आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिलहाल की ये आपको पढ़ा रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहे हैं आंसर ढूंढने तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें पैराग्राफ में क्या दिया गया है, देखिए, लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस। बहुत समय पहले ग्रीस में एक राजा रहता था। ही हैड देयर लवली डॉटर, और उनकी 3 पुत्री थी, 3 प्यारी पुत्री थी। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली पुत्री बहुत ही सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल देन फर्स्ट, और दूसरी पुत्री पहले वाले से अधिक सुंदर थी। बट परंतु द थर्ड वाज फेयर ऑफ ऑल, परंतु तीसरी इन सभी से सुंदर थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की कौन थी, तीसरी वाली। हर नेम वाज साइके, उसका नाम क्या था, साइके था। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ ग्रीक वाज विथ हर शी वाज जेलियस ऑफ द हर ब्यूटी। वीनस देवी ग्रीस की, वह क्या करती थी, उससे बहुत ही जेलसी करती थी या घृणा करती थी। शी कॉल्ड साइकी टू हर पैलेस, साइकी को वह पैलेस में बुलाए एंड आस्क्ड हर, और उससे कहे हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। साइकी आंसर्ड, साइकी ने उत्तर दिया, ग्रेट गॉडनेस देवी, आई एम 19, मैं 19 साल की हूं। अब आपको इसी क्वेश्चन में आंसर आपको ढूंढने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन कहा गया है, हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, मतलब ग्रीस के राजा की कितनी पुत्री थी। ध्यान दीजिए, अब आप क्वेश्चन में पहले आप पैराग्राफ में पढ़े, लॉन्ग एगो 3 वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, ही हैड 3 लवली डॉटर, उनकी कितनी पुत्री थी, 3 पुत्री थी। मतलब किसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, आंसर आप राइटिंग कर रहे हैं और आंसर राइटिंग में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू स्टोरी। द किंग ऑफ ग्रीस, द किंग ऑफ ग्रीस, द किंग ऑफ ग्रीस, he had 3 lovely daughter। ये आपकी क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ में आया कि नहीं आपको। ध्यान दीजिए, पहले अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस, मतलब ग्रीस के राजा की कितनी पुत्री थी। तो आंसर पैराग्राफ में आपको दिया गया था, कितनी पुत्री थी, 3 थी, 3 लवली डॉटर्स थी। बस इतना आपका आंसर लिख दे, ये आपका खत्म। फिर इसके बाद आता है, हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब कौन सबसे अधिक सुंदर थी। देखिए, इस पैराग्राफ में दिया गया था, पहली जो पुत्री थी सुंदर थी, और दूसरी पुत्री पहले से ज्यादा सुंदर थी, और तीसरी सबसे ज्यादा सुंदर थी। यहाँ पर लिखा गया है, बट द थर्ड वाज फेयर ऑफ ऑल। आप ऐसे लिखना कि द फर्स्ट, अब देखिए यहां पर है पूरी आंसर है, द फर्स्ट से लेकर
फेयर ऑफ ऑल तक लिख लीजिए, आपके आंसर होंगे। द फर्स्ट daughter was very beautiful the second daughter was more beautiful than first। अब जो तीसरी थी, तीसरी सबसे ज्यादा सुंदर थी, आप लिख सकते हो but the third was fairest of all। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है which word in the passage mean अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए अनअट्रैक्टिव का मीन, आप ऐसे लिखना आंसर में, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है अगली या अनसाइटी। ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे कहा गया है अनअट्रैक्टिव मीन, ऐसे लिख देना अनअट्रैक्टिव मीन्स अगली मतलब क्या होता है, कुरूप। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्वेश्चन अभी कभी ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आपसे ऐसे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया गया अट्रैक्टिव का सिनोनिम क्या होता है, अट्रैक्टिव का मीन क्या होता है, तो आप वहां पर लिखिएगा ब्यूटीफुल, और एक लिख सकते हो प्रीटी भी लिख सकते हो, एक लिख सकते हो चार्मिंग भी लिख सकते हो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये अभी आपके क्या है, पूरी सिनोनिम है, एक दूसरे के सिनोनिम है। इसी प्रकार से एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आप ट्रिक समझिए, ट्रिक के माध्यम से ध्यान दीजिए। इस ट्रिक में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज में, तो आप पैराग्राफ में अगर कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले का देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले का 2 लाइन आप आंसर लिख देना तुरंत, बिना कुछ सोचे पहले का 2 लाइन आंसर, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 लाइन आंसर, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगर सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको सुटेबल आंसर देने हैं, अगर दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बाद वाले आंसर लिख देना। कम से कम एग्जामिनर अगर आपके 2-2 नंबर के रहेंगे तो एग्जामिनर 2-2 नंबर देके आपको जाएगा। शायद आपको 6 नंबर का हो तो आपको 5 नंबर अवश्य ही मिलेंगे। आई होप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको 1 डे में लगभग 3 वीडियो अपलोड की जाएंगे 3 घंटे की, और सेम टू सेम पेपर मैच हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, आराम से आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होंगे। इसके बाद आईएमपी के क्वेश्चन में आपको राइटिंग के क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले आप लोग रीडिंग का क्वेश्चन देखे थे, अब राइटिंग के क्वेश्चन में आपसे एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, और एक एप्लीकेशन 4 नंबर के रहेंगे। फिलहाल के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एप्लीकेशन लिखिए चाहे लेटर राइटिंग करिए। अब कोई भी आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही दिया गया था, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 100 रुपीज टू परचेज सम न्यू बुक। मतलब कुछ किताबें खरीदने के लिए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखना है, और 1000 रुपए आप अपने बड़े भाई से मांग रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब आपको जब लेटर राइटिंग करना हो, मतलब पर्सनल लेटर लिखना हो, तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप अपनी प्लेस को लिखेंगे, मतलब अपने स्थान को टॉप राइट हैंड कॉर्नर, मतलब दाहिने साइड कोने में। अब देखिए, दाहिने साइड कोने में सीनियर बॉयज हॉस्टल लिख दिया गया, फिर उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए JIC, और फिर उसके बाद जहां प्लेस है जौनपुर है, और अगर आप यूपी लिखना चाहते हैं तो यूपी लिख दीजिए। फिर उसके बाद डेट डाल दीजिएगा, चाहे अमेरिकन स्टाइल, चाहे इंग्लिश स्टाइल, चाहे हिंदी स्टाइल। देखिए यहां पर आपका क्या है, मार्च 05/2025। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप समझिए, माय डियर ब्रदर, आप टू द रिलेटिव, आप जिसको लिख रहे हैं तो माय डियर ब्रदर, या उनका नाम भी लिख सकते हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है
इस ब्रदर के स्थान पे अपने पिताजी से मतलब फादर को एक पत्र लिखने के लिए, और आप उनसे 1100 और 10,000 रुपीज आपको मांगने हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेटर राइटिंग करते समय जो बॉडी ऑफ द लेटर रहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर में कंटेंट आपको अच्छे से भरने हैं। फिलहाल की अगर आप इतने स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में इसे लिख देते हैं अपनी पता और टू द रिलेटिव, और अंतिम में योर लविंग ब्रदर या ओबीडेंटली या सिंसियरली या अफेक्शनली, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लिखे हैं इतना और बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ भी भरे हैं अपने अनुसार, तो आपके लेटर राइटिंग सही मानी जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर एंड टू लर्न दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू वेल एंड एट होम, बल्कि मैं आशा करता हूं कि भाई आपके घर पर सब ठीक होंगे। आई वांट टू टेल यू, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि माई स्टडीज आर गोइंग ऑन फुल स्विंग इन दिस डेज, मतलब इन दिनों मेरी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही है। यू विल प्लीज टू लर्न, कृपया आप इस पत्र को पढ़ें। दैट की आई हैव सिक्योर्ड ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मार्क इन फाइनल एग्जाम, मतलब मैं इस फाइनल एग्जाम में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सकता हूं। फिर उसके बाद आपसे लिखा गया है, सो डियर ब्रदर आई विश, मैं इच्छा रखता हूं टू से, मैं आपसे कहता हूं कि दैट आई हैव टू परचेज सम न्यू बुक, कि मैं कुछ किताबों को खरीदना चाहता हूं ऑन सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एंड फिजिक्स, मतलब इंग्लिश और फिजिक्स के कुछ किताबों को खरीदना चाहता हूं। प्लीज सेंड मी 1,000 रुपीज, कृपया मुझे 1,000 रुपए देने का प्रयत्न करें। फिर उसके बाद अंत में टॉप अंडर राइट हैंड कॉर्नर में आप लिखेंगे कि योर लविंग ब्रदर या ओबीडिएंटली ब्रदर, फिर उसके बाद XYZ आप लिख दीजिएगा, नहीं तो अपना नाम लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा 100%। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन दिए गए हैं, एप्लीकेशन के क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन है, और इस एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज आप याद करते चलना। वहां पर आपको एग्जाम में ये ऐसे नहीं लिखने कि आप क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप रट्टा मान लीजिए, ये आपको नहीं करने हैं। आप वहां पर अपने अनुसार आप क्वेश्चन पेपर में लिखना। ध्यान दीजिए, अथवा करके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू मेक लाइब्रेरी एक्टिव विच इज आल्सो डेड, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई आपकी स्कूल में एक लाइब्रेरी की जरूरत है जो पहले थी और अब खत्म हो गई है। अब ध्यान दीजिए, अब जब आप एप्लीकेशन राइटिंग करो तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जिसे आप पत्र लिख रहे हो उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऑक्यूपेशन और आपको पता लिखने हैं। आप देखिए किसको पत्र लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल। अब जहां पर वो रहते हैं JIC मतलब जनता इंटर कॉलेज खपड़हा जौनपुर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपको जरूर बनाने हैं, मतलब एप्लीकेशन में आपको सब्जेक्ट जरूर बनाने हैं, और सब्जेक्ट में क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, कंप्लेन अगेन टू मेक लाइब्रेरी एक्टिव विच इज आल्सो डेड, मतलब आपको वही टॉपिक बनाने हैं जो अभी क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब रिस्पेक्टेड सर के बाद तुरंत कामा लगाना, चाहे डियर सर लिखना उसके बाद कामा लगाना। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, मतलब मैं स्टूडेंट का एक प्रेसिडेंट हूं, और आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट एन अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, और कॉलेज लाइब्रेरी में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि किसकी जरूरत है, लाइब्रेरी की जरूरत है, दैट द बुक आर आल्सो इन वेरी बैड कंडीशन, मतलब इस दिनों में किताबें बहुत सी खराबी हो गई हैं। और आपको यहाँ पर आपको दिया गया सफिशिएंट सीटिंग एंड प्रॉपर रीडिंग फैसिलिटीज आर आल्सो एब्सेंट, मतलब वहां पर रीडिंग फैसिलिटीज की सुविधा भी अच्छे से नहीं है, जो अभी क्या हो गई, एकदम से खत्म हो गई है। फिर उसके बाद इट इज मैटर टू नेसेसरी, यह बहुत ही आवश्यक है, यह बात बहुत ही आवश्यक है, स्टेप टू मेक द लाइब्रेरी यूजफुल फॉर अस, कि हमारे लिए ये लाइब्रेरी बहुत ही लाभदायक है। लास्ट में आप लिख देंगे अंडर राइट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे योर ओबीडिएंटली
XYZ लिखिएगा, ये आपके क्या हो गए, एप्लीकेशन खत्म हो गए। इसी प्रकार से अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके दिया जाता है तो आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जिसे लिखेंगे पत्र उसका नाम, और अंडर राइट हैंड कॉर्नर में आप उनकी अपने प्रति टू द रिलेटिव से स्टार्ट करेंगे। यहां पर है योर ओबीडियंटली और XYZ लिख देना। ये आपके थे कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका है राइट एन आर्टिकल ऑन यूजेज एंड मिसयूजेज मोबाइल फोन। मतलब आपको आर्टिकल लिखने हैं यूजेज एंड मिसयूजेज मोबाइल फोन के ऊपर, और एक किसी में आपको दिया जाता है रिपोर्ट। चाहे आप रिपोर्ट को सॉल्व करिए, चाहे आप आर्टिकल लगाइए। इस क्वेश्चन में आपसे दिया गया है यूजेज एंड मिसयूजेज मोबाइल फोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। हिंट आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन। मतलब इन्हीं के ऊपर टॉपिक को आपको लिखने हैं एग्जाम में। ध्यान दीजिए, पहला इंट्रोडक्शन। अब आपको यूजेज एंड मिसयूजेज मोबाइल फोन के ऊपर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े, इसमें दिया गया है मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मोबाइल फोन एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्मार्टफोन, जिसे हम हमेशा बुलाते हैं कि स्मार्टफोन के नाम से या जानते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज ऑफ डेली लाइफ सच एज कॉल, मैसेज, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग, शॉपिंग, etc। मतलब ये हमें क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज को, डेली फैसिलिटीज के, जीवन की लाइफ की डेली फैसिलिटीज को डिसीजन देते हैं या प्रोवाइड करते हैं। कॉल, मैसेजेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग को भी, और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, टीसी या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में लिखने हैं, इंट्रोडक्शन में वही लिखना है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के काम है, वही आपको लिखना है। फिर उसके बाद आता है एडवांटेज, मतलब इसके क्या लाभ है। आप ध्यान दीजिए, एडवांटेज को समझिए। बाय यूजिंग मोबाइल फोन स्टूडेंट कैन गेट ऑनलाइन एजुकेशन। मतलब कोई भी स्टूडेंट इससे मोबाइल से एक ऑनलाइन एजुकेशन कर सकता है, मतलब ऑनलाइन क्लास ले सकता है। फार्मर कैन गेट इंफॉर्मेशन वेदर, और जो किसान है मानसून के बारे में बता सकता है। फिर उसके बाद है बिजनेसमैन कैन रिसीव डेली अप एंड डाउन मार्केट, मतलब बिजनेसमैन डेली मार्केट में अप एंड डाउन को डिनोट कर सकता है। एंड ब्यूटीफुल मोमेंट कैन बी कैप्चर्ड बाय इट, और हम किसी भी सुंदर दृश्य को कैप्चर कर सकते हैं इस मोबाइल फोन में। फिर उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब इनकी हानि क्या है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के अगर लाभ रहेंगे तो उसके कुछ ना कुछ हानियां रहेंगे। ध्यान दीजिए, अब डिसएडवांटेज को समझिए। अब देखिए, बट मोबाइल आल्सो डिस्ट्रैक्ट अप, मतलब मोबाइल हमको दूर करता है। इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन बिटवीन आवर स्टडीज, स्टूडेंट वेस्ट देयर प्रेशियस एंड गोल्डन टाइम, मतलब स्टूडेंट की गोल्डन टाइम को ये क्या करता है, बर्बाद करता है। इन वाचिंग रील्स देखने में, प्लेइंग गेम खेलने में, एंड चैटिंग और मैसेज करने में। इट क्रिएट डिस्टेंस फॉर फैमिली, और वह फैमिली से दूर कर देता है। टू द रिलेटिव, एंड रिलेटिव से दूर कर देता है। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन, निष्कर्ष से हमें क्या पता चलेगा, देयर आर मेनी बेनिफिट, इससे बहुत से बेनिफिट हैं ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन, बट वी शुड नॉट यूज द लॉन्ग टाइम, और हमें बहुत ही लंबे समय तक मोबाइल यूज नहीं करने चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए टू प्रॉपर यूज मोबाइल एंड स्मार्टफोन, मोबाइल और स्मार्टफोन को प्रयोग करने के लिए हमें इसके बारे में अत्यधिक विचार करने चाहिए। ये आपके थे कॉन्सेप्ट। अगर आपके एग्जाम में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मोबाइल फोन के बारे में दिया जाता है, यूजेज एंड मिसयूजेज के बारे में दिया जाता है, तो 4 हेडिंग बनाएंगे। एक पहले तो इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन बताओगे, फिर उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष।
कम से कम आप 3 से 4 हेडिंग बनाएंगे तब आपको 6 नंबर फिक्स मिलेंगे। मतलब ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के आपके एग्जाम में दिया जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, अब आपको आर्टिकल में ये भी दिया रहता है ब्लेसिंग ऑफ साइंस। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया ब्लेसिंग ऑफ साइंस, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसे भी तैयार कर लेना, 100% आएगा एग्जाम में, ये आप ध्यान दिए रहना। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। इसके बाद हम पार्ट सी के क्वेश्चन को देखते हैं, जो ग्रामर के पोर्शन में जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक बा? इसके बाद ग्रामर के पोर्शन इसके बाद ग्रामर के पोर्शन को एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रामर में आपसे क्या पूछा जाएगा, नरेशन पूछा जाएगा, वॉइस पूछा जाएगा और पंक्चुएशन पूछा जाएगा और ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेप्ट वाइज याद करिए। मतलब अगर इस तरीके की क्वेश्चन आती है तो आप कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट आपको दिया गया है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच की एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब आप यहां पर दिया गया द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। अब आप समझिएगा, अगर इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप रिपोर्टेड स्पीच को पहचानिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। और रिपोर्टेड स्पीच आप जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है इंपरेटिव सेंटेंस में। यदि ये इंपरेटिव सेंटेंस में है तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाए रखना कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में ये वाक्य है तो आप सेड टू को, ये जो सेड टू है, सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे। ये आप ध्यान दिए रहना। फिर उसके बाद आता है, अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस में प्रार्थना किया जा रहा है तो प्रेड में बदलेंगे, सॉरी रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद अगर प्रार्थना किया जाए तो आप ध्यान दिए रहना, तो रिक्वेस्टेड बदलेंगे। अगर आज्ञा दिया जाए तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। यदि वाक्य में डू नॉट आ रहा है, यदि वाक्य में डू नॉट आ रहा है तो डू नॉट को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। ये आप ध्यान देना, और डू नॉट को गायब कर देंगे। ध्यान दो, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहे, ये किस में सेंस कर रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंस कर रहे हो। यहां पर है द टीचर है, द टीचर लिखिएगा। अब वाक्य में डू नॉट से प्रारंभ हुआ तो डू नॉट को गायब करो, सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड लगाओ, ये फॉरवर्ड हो गया। फिर मी है, मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग। अब डू नॉट को गायब करेंगे। अब वेस्ट है, वेस्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद पर्सन आया, कौन सी पर्सन है, सेकंड पर्सन। यदि सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। कैसे हम चेंज करेंगे, सन बटा 123 का रूल लगाएंगे। सन बटा 123 फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां पर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो यहां पर आएगा पोसेसिव केस का माई टाइम। अगर आप फॉरवर्ड नहीं याद है एग्जाम में, ध्यान दीजिए, यदि एग्जाम में फॉरवर्ड नहीं याद है तो आप सेड टू के स्थान पे भाव के अनुसार इन सभी को लिख सकते हो, चाहे एडवाइस लिखना, रिक्वेस्टेड लिखना, ऑर्डर लिखना, मतलब भाव के अनुसार चेंज करना। यहां पर देखिए, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। तो यहां पर आपको सजेस्ट किया गया, एडवाइस दिया गया तो एडवाइस में लिखो। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, द टीचर, टीचर है, सेड टू बराबर एडवाइज्ड। फिर उसके बाद मी है, मी लगाइए। अब डू को केवल हटाएंगे। अगर डू नॉट रहा होता और फिर सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते तो डू नॉट को गायब करते, लेकिन अगर एडवाइस लगाए तो सिर्फ डू को गायब करो, नॉट के बाद टू लगाओ, नॉट टू वेस्ट। अब योर को चेंज करते तो मी से आया माई टाइम। ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये कौन सी स्पीच थे, इनडायरेक्ट स्पीच थे। इसके बाद आता है बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में आपसे ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे रहेगा पैक्सी वाइज। पैक्सी वाइज में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा हु किल्ड रावण।
अब यहां पर अगर कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो, एग्जाम में ध्यान दिया रहना, एग्जाम में ये वाले आपके 100% हु वाले आपसे पूछ लिए जाएंगे अगर वाक्य में हो रहेगा। ध्यान दिया रहना, यदि हु से वाक्य प्रारंभ हो तो हु को बाई हु में बदलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप बनाए रखना, हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाई हुम में। अब अगर हु को बाई हुम में लिख दिए तो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। कौन से टेंस है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहां पर आएगा वाज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहां पर रावण लिखिए। फिर उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है। लास्ट में आप लगा दीजिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यहां पर भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन था। फिर इसके बाद आता है आप पंक्चुएट करने वाले में, मतलब आपको क्या कहा जाएगा, पंक्चुएट किया जाएगा। अब पंक्चुएट करते समय आप ध्यान दे रहना, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए, ये आप ध्यान दे रहना। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। और ऐसे ही पंक्चुएट वाले में फर्स्ट लेटर स्मॉल से लिखा रहेगा। और एक चीज कॉन्सेप्ट बनाए रखना, किसी भी सेंटेंस में आई हमेशा स्मॉल से लिखा रहेगा, परंतु आपको करेक्ट करते समय आई को कैपिटल बनाना है। अब यहां पर राकेश सेड टू श्याम, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर राकेश का आर स्मॉल से लिखा गया, इसको आप लिखिए कैपिटल से, राकेश हो गए। फिर उसके बाद सेड है, सेड। फिर उसके बाद टू श्याम, स्मॉल श्याम, पहला अक्षर स्मॉल से लिखा गया, इसे कैपिटल से लिखिए श्याम। अब देखिए राकेश सेड टू श्याम। अब इसके बाद सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के। अगर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस रहे तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा चिन्ह लगाते हैं। फिलहाल की आपको पंक्चुएट वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप पंक्चुएट वाली क्लास की वीडियो देख लेना, एग्जाम में वहीं से आ जाएंगे कॉन्सेप्ट, वहां पर एक एक करके क्लियर कर दिए। फिलहाल के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तुरंत क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल की ये आप वीडियो देखिए। फिर उसके बाद दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किसमें रहता है, इन्वर्टेड कामा में, और कामा के तुरंत बाद कैपिटल लेटर आर है, फिर उसके बाद वी है, फिर उसके बाद स्टिल है, अवे है, अवे लगाइएगा, फ्रॉम द सिटी है, फ्रॉम द सिटी लिखिएगा। अब बताइए अगर वाक्य आर से प्रारंभ हुआ, हेल्पिंग वर्ड से वाक्य प्रारंभ हुआ, तो अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। ये आपकी थे कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में ये 100% देखने को मिलेगा, आप ध्यान दिए रहना, इसके ऊपर आप 3rd स्टार बनाइए। 100% देखने को इस तरीके की मिल जाएगा एग्जाम में। रिपोर्टेड स्पीच वाले दो वाक्यों को कामा इन्वर्टेड कामा से जोड़ना है, ये 100% आएंगे 7 तारीख वाले पेपर में, लिख के ले लो आप लोग। देखिए फिर उसके बाद आता है, अब आपको 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी लिखे गए हैं। यहां पर है, मैं अपने माता पिताजी के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसीलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी सही समय से चल दी। अगर इस तरीके की कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको गलत सही जो वर्ड नहीं आ रहे हैं उसको भी 100% लिख के आना एग्जाम में, कि नहीं कि हमें ट्रांसलेट नहीं आता और आप लोग छोड़ किया चले आओ। 4 नंबर में कम से कम फिलहाल की एग्जामिनर आपको 2 नंबर जरूर देके जाएगा। अगर 2 नंबर देके जाएगा तो आपकी 100% में, मतलब अब आपकी जब कापियां आपकी 96 में दस रही थी, अब आपको 100 में कापियां चेक होगी, तो 98 नंबर फिक्स है, ये आप ध्यान दे रहना। बाकी क्वेश्चन आप देखते रहिए। यहां पर कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। जैसे देखिए, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। यहां पर देखिए पहचान है चाहता था, अगर चाहता था शब्द पाया जाए तो वांटेड का यूज करते हैं, वांटेड टू का यूज करते हैं। और कौन जाना चाहता है, मैं जाना चाहता हूं। अब यहां पर आप लिखेंगे आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता हूं, कहां पर जाना चाहता हूं, लखनऊ। आई वांटेड टू गो टू लखनऊ, लखनऊ। अब मैं लखनऊ जाना था किसके साथ, अपने माता पिताजी के साथ, विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिताजी के साथ जाना चाहता हूं लखनऊ। फिर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी थी, गाड़ी कहां पर खड़ी थी, प्लेटफॉर्म नंबर। अब गाड़ी का आप, अच्छा प्लेटफॉर्म पे आती है ट्रेन, तो आप ट्रेन लिखिए, चाहे व्हीकल्स आप लिख लीजिए। आप ऐसे लिखिए, द ट्रेन स्टॉप्ड प्लेटफॉर्म नंबर
प्लेटफॉर्म नंबर 1, मतलब गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। अब फिर इसके बाद है गाड़ी में भीड़ नहीं थी, मतलब गाड़ी में कोई भी नहीं था, इतनी वहां पर भीड़ नहीं थी, तो आप लिखिएगा देयर इज नो क्राउड इन द ट्रेन। आप ऐसे लिखिएगा देयर इज नो क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। क्राउड इन द व्हीकल, चाहे लिखिए चाहे आप ट्रेन लिखिए, दोनों आपके क्या रहेंगे? सही रहेंगे। इन द ट्रेन। फिर उसके बाद है इसीलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, मतलब वहां पर आपको दिया गया है सो वी सैट कंफर्टेबली। आप ऐसे लिख सकते हो सो वी सैट कंफर्टेबली गाड़ी सही समय से चल दी, मतलब गाड़ी ऑन द टाइम। ऐसे आप लिख सकते हो द ट्रेन लेफ्ट ऑन द टाइम। ये आपके क्या हो गए? ट्रांसलेट हो गए। आई होप ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन और टैक्सी वाइज और नरेशन आप सीख गए होंगे एक ही वीडियो में। फिलहाल की इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद वहां पर आपसे ऐसे ना देकर टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम ना देकर ऐसे भी दे सकता है कि फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। आपको इस तरीके से भी एग्जाम में दे सकता है। यहाँ पर हो किल ड्रामा ना देकर हो प्लग्ड मैंगो भी दे सकता है। आप कॉन्सेप्ट बनाए रखिए और 100% यहीं से मैच होंगे पेपर। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पीवाईक्यू के देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देने रहेंगे और 30 से 40 शब्दों में यदि आप आंसर देते हैं तो एक सुटेबल आंसर माना जाता है। ध्यान दीजिए कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो के परिवार के लिए एक सिंगल होप क्या थे? ध्यान दीजिए। फर्स्ट इसका आंसर है द सिंगल होप ऑफ लेंचो। लेंचो का केवल एक ही आशा थी ऑफ हेल्प टू द गॉड, मतलब भगवान की, केवल भगवान की मदद की आशा थी। इवन आफ्टर हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एंड ही हैड नो क्रॉप, मतलब हेल स्टॉर्म ओले उसके फसल को बर्बाद कर दिए थे और इवन हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग के सभी चीज बर्बाद कर दिए थे एंड ही हैड नो क्रॉप, और उसके पास कोई भी फसल नहीं थे। फिर उसके बाद फूड एंड मनी सस्टेन्स हिज फैमिली अंटिल नेक्स्ट सीजन, और उनको अगले सीजन तक, अगली फसल आने तक उसको फूड की आवश्यकता थी, फूड एंड मनी की आवश्यकता थी। लेंचो डिड नॉट गिव अप होप, लेंचो ने आशा नहीं खोया। इंस्टीड ही पिंड होप ऑफ गॉड, मतलब ये भगवान केवल एक ही आशा थी भगवान की। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, मतलब वल्ली कैसी योजना बनाती है बस की यात्रा करने के लिए। ये आपके चैप्टर्स है मैडम राइड द बस, ये आईएमपी क्वेश्चन है। इसके जैसे अगर वल्ली के चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यही आंसर लिख दोगे तो भी आपके बेहतरीन आंसर माने जाएंगे। ध्यान दीजिए इसमें है वल्ली प्लान्ड हर बस, वल्ली अपनी बस की यात्रा की योजना बनाती है। लिसन टू कन्वर्सेशन, बातचीत को सुनती है। बिटवीन हर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों की। एंड रेगुलरली बस यूजर्स एंड आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चनों को उनसे पूछती है और इसीलिए क्या बनाती है? योजना बनाती है। ये आपकी कौन सी थी? मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस, ये चैप्टर का है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड। ध्यान दीजिए इसमें आंसर लिखना है आपको मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड ऑफ 27 ईयर वाइल ही वाज इन प्रिजन, मतलब वो 27 साल तक वो प्रिजन में उन्हें भेज दिया गया था, जेल में भेज दिया गया था। ड्यूरिंग द टाइम, इसी दौरान ही मेंटेन, उन्होंने मेंटेन किया हिज प्रिंसिपल एंड बेनिफिट दिस टाइम, टाइम को मैनेज करने के लिए ही मेंटेन्ड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट द जस्टिस
आप इक्वालिटी मतलब एक जस्टिस न्याय के प्रति और इक्वालिटी मतलब सभी में समानता के प्रति को ये यहीं पर विचार किए उस जेल में ही 27 साल जब जेल में थे। फिर उसके बाद व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने पत्र भगवान को क्यों लिखा? क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी और उसे अनाज की आवश्यकता थी। पैसे के लिए वह भगवान को पत्र लिखा और भगवान को कितना 70 पीसोज पैसे के लिए वो 100 पीसोज पैसे के लिए वो पत्र लिखा था और उसे बाद में मिला 70 ही पीसोज मिले, मतलब 70 पीसोज मिले, जिसे इसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट मास्टर उसे क्या कर लिया था, चुरा लिया था लेंचो के अकॉर्डिंग। बल्कि पोस्टमैन ही कितने रुपए दिया था, 70 पीसोज ही उसके पास थे, वो दिया था। फिर उसके बाद आता है इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा टू गॉड भगवान को, बिकॉज क्योंकि ही वाज डिस्परेट नीड ऑफ मनी, उसे पैसे की आवश्यकता थी, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, उसकी फसल ओले के द्वारा बर्बाद कर दी गई थी। फिर उसके बाद आता है कि एंड ही हैड नो अदर मीन, उसके पास कोई भी तरीका नहीं था ऑफ इनकम, पैसे आने का कोई भी तरीका नहीं था। ये आपको आंसर लिख देना है, इसीलिए वो क्या लिखा था, पत्र लिखा था। इसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया को देखेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा, राइट होल लाइन पोयम एनी पोयम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस में कोई भी पोयम है, आप 4 लाइन की पोयम लिख देना है। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इनटू द क्वेश्चन पेपर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वही सेंट्रल आइडिया, वही आपको लिखने हैं पोयम को, आप कॉपी मत करना बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया में देखेंगे। इसके बाद सेंट्रल आइडिया की एक क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल की आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, केवल आप 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लेना, आपके पेपर में 100% मैच कर जाएंगे। पूरे चैप्टर के केवल 2 सेंट्रल आइडिया आपको बताऊंगा, 100% आपके पेपर में आएंगे। फिलहाल की आप इसको देख लीजिए। द डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, और 3 सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, 3 किताब की लेसन का नाम दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको सेंट्रल आइडिया लिखने हैं। ध्यान दीजिए सेंट्रल आइडिया, द शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोयम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब यह बहुत ही सुंदर और छोटा पोयम है, द डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम अवश्य लिखने हैं, ये ध्यान दिया रहना। दिस पोयम टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, मतलब ये इस पोयम में बताया गया है कि नेचुरल थिंग्स के बारे में बताया गया है, ह्यूमन लाइफ। द पोएट वाज अपसेट मूड, पोएट बहुत ही उदास है। ही वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, और वह हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, मतलब वह हेमलॉक ट्री मतलब धतूर के पेड़ के नीचे खड़ा है। देन तब द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ओवर द पोएट, तब एक कौवे ने लेखक के ऊपर, राइटर के ऊपर, सॉरी पोएट के ऊपर ये एक बर्फ का टुकड़ा गिराता है। सडनली अचानक ही हिज अपसेट मूड, उसकी मनोदशा में वाज चेंज इनटू द हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस में या प्रसन्नता में बदल गया। एंड ही बिगेन टू एंजॉय हिज नेचर, और वह नेचर की या प्रकृति को क्या करने लगा, एंजॉय करने लगा, आनंदित करने लगा। ये आपके क्या थे, सेंट्रल आइडिया थे डस्ट ऑफ स्नो के। इसके बाद हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें पूरी टेक्स्ट बुक के पूरे लिटरेचर पोर्शन के आपके सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद आपको आइडिया के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा ग्रामर में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल की पंक्चुएशन की वीडियो रेडी है, बनी है, आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं, और वॉइस की वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग MCQ के प्रत्येक के टॉप 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिलहाल की आपको मैथमेटिक्स के दिन नहीं पढ़ा पाए, दैट्स रीजन, सम रीजंस थे। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।